हेलो बच्चों, आवाज आ रही है सभी को? अगर आवाज क्लियर है तो एक बार आप लोग थम्स अप कर देना। ठीक है, ठीक है, ओके। तो सब ठीक है, चलिए। तो देखिए, मोल कॉन्सेप्ट का आज सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम लोग मोल कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे। ठीक है, फिर अपने अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेक्योमेट्री क्या होता है, स्टेक्योमेट्री कैलकुलेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ठीक है, परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या क्या होते हैं जो कि यूज होते हैं जब आप लोग पढ़ते हो अपना फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ट्वेल्थ का, तो उसमें ये सब कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। चलो, तो बात करते हैं स्टेक्योमेट्रिक एंड स्टेक्योमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होता है। तो यहां पर पहले एक बार डिफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है कि इट गिव्स द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो जब भी आप कोई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो उसमें क्या करता है, ये जो आपका रिएक्टेंट होता है और जो आपका प्रोडक्ट होता है उनके बीच में एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है और उससे हम लोग को कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, इन टर्म ऑफ द मोल्स, मोल के टर्म में हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं, मास के टर्म में रिएक्टेंट प्रोडक्ट को हम लोग रिलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के टर्म में रिलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में रिलेट कर सकते हैं। और इसी जो रिलेशन जो होता है, जो उसका जो कैलकुलेशन होता है, उसी को हम लोग स्टेक्योमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर मैं H2 का रिएक्शन कराऊं किसके साथ, Cl2 के साथ, तो ये क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। ठीक है, HCl। तो अब ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टेक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट साइड में भी 2-2 कर देना है। तो अब इस तरीके से ये रिएक्शन अपना क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है स्टेक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए, जो आपका रिएक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे जो नंबर लिखा होता है, यहां पे ये जो नंबर लिखा होता है एलिमेंट कंपाउंड के पहले, ये जो नंबर लिखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्टेक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, इस नंबर को बोलते हैं हम लोग स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट। ठीक है, तो स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो नंबर्स होते हैं जो एलिमेंट कंपाउंड से पहले लिखे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर इनके बीच में रिलेशन हम लोग को स्टेब्लिश करना है। तो इस रिएक्शन को अगर मुझे पढ़ना हो तो मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ सकता हूं। मैं इसको मोल के टर्म में भी बात कर सकता हूं, मास के टर्म में लिख सकता हूं, मॉलिक्यूल्स के टर्म में बात कर सकता हूं, और वॉल्यूम के टर्म में भी इसके इनके बीच में रिएक्टिव प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर सकता हूं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक एक काम यहां पर इसको रिलेट करते हैं। तो जैसे कि पहला यहां पे रिएक्शन लिखता हूं, H2 प्लस में Cl2, ये कंबाइन होकर क्या बना रहा है, 2HCl बना रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं यहां पर कि 1 मोल ऑफ, यहां पे 1 है, ये भी 1 है, 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ Cl2 एंड प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ HCl। तो मोल के टर्म में अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ, 1 मोल है यहां पे, 1 मोल ऑफ Cl2 एंड प्रोड्यूस्ड 2 मोल ऑफ HCl। 2 मोल HCl क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहां पर 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है HCl। ये जो रिलेशन होता है, ये जो रिलेशन मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में स्टैब्लिश किया, ये जो मैंने लिखा इसी को बोलते हैं, दिस इज नोन एज स्टोक्योमेट्री। इसको बोला जाता है स्टोक्योमेट्री, और इसको यूज करके जो कैलकुलेशन करते हैं उसको स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर ये जो स्टोक्योमेट्री लिखा गया है ये मोल के टर्म में लिखा गया है, तो यहां पे इसको बोल सकते हो इन टर्म ऑफ मोल। मोल के टर्म में हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है,
अब दूसरा हम लोग इसको मास के टर्म में भी रिलेट कर सकते हैं। मास के टर्म में कैसे करेंगे? मास के टर्म में दूसरा यहां पर हम लोग लिखते हैं मास के टर्म में। कैसे बोल सकता हूं मैं? यहां मैं बोलूंगा कि 2 ग्राम ऑफ, क्या बोलूंगा कि 2 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ Cl2। Cl2 कितना हो जाएगा? 71 ग्राम ऑफ 71 ग्राम Cl2 एंड प्रोड्यूस 36.5 ग्राम ऑफ HCl। लेकिन यहां पर HCl कितना है? 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 73 ग्राम HCl हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूं मास के टर्म में, तो क्या लिखूंगा मैं? 2 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ, यहां पे क्लोरीन कितना है? 71 ग्राम ऑफ Cl2 प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 73 ग्राम ऑफ HCl। तो यहां पे जो रिलेशन स्टेब्लिश हुआ है इन टर्म ऑफ मास, मास के टर्म में यहां पे स्टोइकियोमेट्री हम लोगों ने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसको वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये गैस है, तो गैस, ये क्या है? गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो इसको हम लोग वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे? कि इतना 1 मोल है, 1 मोल मतलब 22.7 लीटर ऑफ H2 रिएक्ट विथ 22.7 लीटर ऑफ Cl2 एंड प्रोड्यूस यहां पर जब ये एक इसका 22.7 लीटर दूसरे के 22.7 लीटर के साथ कंबाइन करेगा तो यहां पे देखिए 2 गुना हो जाएगा। तो ये कितना प्रोड्यूस कितना कर रहा है? 45.4 लीटर ऑफ HCl। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 3 रिलेशन इनके बीच में स्टेब्लिश कर दिए। और मॉलिक्यूल के टर्म में अगर लिखना हो, मॉलिक्यूल के टर्म में, तो कैसे बोल सकता हूं कि यहां पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ, या तो अगर एवोगैड्रो नंबर के टर्म में बात करना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि Na मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर Na मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिएक्ट विथ Na मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 एंड प्रोड्यूस, कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहा है? 2Na मॉलिक्यूल ऑफ HCl। ठीक है, तो ये वाला जो किसके टर्म में लिखे हैं? ये वॉल्यूम के टर्म में है, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, और ये इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल। तो डिफरेंट तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, और जिस क्वेश्चन में जैसे जरूरत होगा उसको लिख लेंगे। तो ये रिलेशन लिखने अगर आ जाएगा, रिएक्शन को देखकर पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, उसके बाद इस तरीके का रिलेशन हम लोग स्टेब्लिश कर सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। तो अगर ये लिखने आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, और इसके बारे में पहला क्वेश्चन यहां पर इसके इस कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो इसको आप लोग ट्राई करो, बताओ कितना होगा। तो क्या पूछ रहा है कि 16 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट विथ H2 टू प्रोड्यूस वाटर, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर। कितना अमाउंट बनेगा? 16 ग्राम के O2 से कितना ग्राम वाटर बनेगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखो, O2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? H2 के साथ, और क्या बना रहा है यहां पर? H2O बना रहा है। फिर दूसरा काम क्या है? इसको बैलेंस करो। तो यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहां पे भी 2 कर दो, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहां पर 2 कर दो, तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 4 हो गए। तो रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब इस रिएक्शन को देखकर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पर जो ऑक्सीजन है कितने मोल है? 1 मोल ऑक्सीजन, और ये कितना है? 2 मोल हाइड्रोजन, और यहां पर वाटर कितना बन रहा है? 2 मोल वाटर बन रहा है। ठीक है, और अगर मैं मास के टर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? इसका मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम ऑफ O2। इसका मास कितना हो जाएगा? यहां पे इसका मास कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा टोटल। 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन है, तो
इसको मैं लिख सकता हूं 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पर वाटर कितना हो जाएगा, ये कितना है अपना 18 होता है, तो 18 दूना 36, 36 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, तो ये स्टेक्योमेट्रिक रिलेशन हो गया कि 1 मोल ऑफ O2 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ H2O। ग्राम के मास के टर्म में बात करना हो तो कैसे बोलोगे, 32 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट विद 2 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, अब इसी रिलेशन का यूज करके कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि 32 ग्राम ऑफ O2 प्रोड्यूस कर रहा है कितना ग्राम, इस रिलेशन को देख के मैं लिख सकता हूं 36 ग्राम ऑफ H2O। अगर मैं पूछूं कि 1 ग्राम, अगर आपका 1 ग्राम ऑफ O2 से निकालना हो कितना H2O प्रोड्यूस होगा, तो 36 डिवाइड बाई 32 ग्राम ऑफ H2O हो जाएगा। लेकिन हमें कितने के लिए निकालना है, 62 ग्राम के लिए, 16 ग्राम के लिए। तो अगर 16 ग्राम ऑफ O2 से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा निकालना है, तो क्या करो 36 डिवाइड बाई 32 इंटू में 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा अपना 18 ग्राम। तो इसका मतलब 16 ग्राम O2 से 18 ग्राम H2O प्रोड्यूस होगा। ठीक है, या तो इसको भी देख के कर सकते हो कि इसको हाफ करोगे तो ये भी हाफ हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके मोल को देख के आप कर सकते हो। बाकी आप इस तरीके से करोगे यूनिटरी मेथड से तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग स्टोइकियोमेट्री का। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, तो सबसे पहले जो मीथेन है उसका लिखो कंबस्शन रिएक्शन, उसको बैलेंस करो और फिर उसके बाद कैलकुलेट करो। ठीक, तो मीथेन का CH4, मीथेन का लिखना है कंबस्शन रिएक्शन, तो CH4 प्लस में O2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है CO2 और क्या बनता है H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो यहां पर कार्बन देखो बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 कर दो, 4 हो गए। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए, इधर 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कितना कर दोगे 2 ऑक्सीजन। रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको देख के क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पर 1 मोल है, तो 1 मोल CH4 रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ O2 and produce 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O। और अगर मास के टर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा 16 ग्राम, इसका मास कितना होगा 16 ग्राम होगा। 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट विथ, ये कितना हो जाएगा 64, यहां पर 2 H2O के मॉलिक्यूल है, तो 64 ग्राम ऑफ O2 एंड प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ H2O। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 16 ग्राम से, 16 ग्राम मीथेन से कितना प्रोड्यूस होगा वाटर, तो इसमें कोई स्टोइकियोमेट्री लिखना नहीं है, क्योंकि 16 ग्राम से आप सीधा देख सकते हो कितना वाटर बन रहा है 36 ग्राम। तो ये रिलेशन देखो 36 से कितना बन रहा है अपना 16 ग्राम से 36 ग्राम अपना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा 36 ग्राम। ठीक, चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2 एट STP रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ C5H10। तो पहले C5H10 का कंबस्शन रिएक्शन लिखिए, उसको बैलेंस कीजिए, फिर उसके स्टोइकियोमेट्री का यूज करके कैलकुलेट कीजिए।
ठीक है, चलिए तो कंबस्टन रिएक्शन लिखिए किसका, C5H10 O2 के साथ रिएक्शन कराना है, क्या बनेगा CO2 और क्या बनेगा H2O। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए। तो कार्बन में इधर 5 है तो इधर भी 5 कर दो, इधर 10 है तो इधर 5 कर दो तो 10 हो गया। ऑक्सीजन इधर 10 हो गए और इधर 15, तो टोटल इधर ऑक्सीजन कितने हो गए प्रोडक्ट साइड में 15, तो यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 2 कर दो तो क्या बन जाएगा अपना, इधर भी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन कैसे बनाओगे, यहाँ पर ये 1 मोल है तो लिखोगे कि 1 मोल C5H10 react with 15 divided by 2 mole of O2 and produce 5 mole of CO2 and 5 mole of H2O। ठीक, तो यहां पर हमको ऑक्सीजन को लीटर में पूछा है, यहां पे मोल में है, लीटर में कैलकुलेट कर सकते हो, या तो स्टोइकियोमेट्री का यूज कर लो या तो जो फार्मूला है उससे डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमको पता है कि 1 मोल ऑफ O2 एट STP कितना वॉल्यूम कंटेन करता है, 22.7 लीटर ऑफ O2, इतना वॉल्यूम कंटेन करता है जिसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। यहां पे 1 मोल के रिस्पेक्ट में इतना होता है, लेकिन हमसे कितने का पूछा है, 15 डिवाइड बाई 2 मोल का, तो इतने मोल ऑफ अगर अपना O2 हो तो कितना प्रोड्यूस होगा, 22.7 इंटू में 15 डिवाइड बाई 2 लीटर, तो इतना O2 प्रोड्यूस होगा कंप्लीट कंबस्टन के लिए। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 170.25 लीटर। ठीक, तो ये आपका इतने लीटर ऑफ O2 प्रोड्यूस होगा फॉर कंप्लीट कंबस्टन के लिए। कंप्लीट कंबस्टन कराओगे तो इतने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा वॉल्यूम में, मोल में बात करोगे इतना मोल और वॉल्यूम में बात करोगे तो इतना वॉल्यूम में। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 मोल। 1 मोल का करना है, तो 1 मोल के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो सबसे पहले प्रोपेन का, ठीक है, फार्मूला लिखिए और उसका कंबस्टन रिएक्शन, तो C3H10 O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। इसको बैलेंस करेंगे तो 3 कार्बन है तो यहाँ पे भी 3 कर दीजिए, और हाइड्रोजन इधर 8 है तो इधर 4 कर दीजिए, तो इधर कितने हो गए ऑक्सीजन 4 और इधर कितने हो गए 6। ठीक है, तो इधर 4 और इधर कितने हो गए 6, मतलब 10, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5H2O हो जाएगा। ठीक, अब इनका स्टोइकियोमेट्री रिलेशन स्टेब्लिश कर दीजिए, ये 1 मोल है तो क्या लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ C3H8 react with 5 mole of O2 and produce 3 mole of CO2 and 4 mole of H2O। ठीक, तो हमसे पूछा था कि 1 मोल के लिए, 1 मोल का अगर कंप्लीट कंबस्टन कराना है तो कितने मोल की जरूरत पड़ेगी, तो अगर 2 का पूछा होता तो फिर करते, यहां पर 1 मोल के लिए कितने की जरूरत पड़ेगा, 5 मोल O2 का। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन को बैलेंस करते ही पता चल जाएगा और ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे इसका जो कुछ थ्योरी पोर्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कैन बी डन बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड।
ठीक है, जैसे मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं, मोल मोल के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, मोल वॉल्यूम के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और बैलेंस करने का ये फंडा है, कैसे बैलेंस करना है। सो सेम नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ द चार्ज कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑन आइदर बोथ साइड, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर फिजिकल स्टेट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए रिएक्टेंट, और ये फिजिकल स्टेट ऑफ द ऑल रिएक्टेंट रिएजेंट इट शुड बी द इंक्लूडेड, वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए कि कौन सा गैसियस में, कौन सा लिक्विड में, कौन सा सॉलिड में। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है, कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है उसके बारे में कुछ ये लिखा है। तो सबसे पहला काम होता है बैलेंस करना, और जब बैलेंस कर लेंगे फिर उसके बाद ये अपना रिलेशन स्टेब्लिश करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं। ठीक, तो यहां पे लिखा हुआ है कि द रिएक्टेंट दैट गेट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज द लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एक का अमाउंट हो सकता है कम होगा और दूसरे का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो रिएक्टेंट्स में जो पूरे रिएक्टेंट्स में जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा। ठीक है, जैसे कि ये अपना ए है और ये अपना बी है, ये दोनों रिएक्ट किए और बनाए सी, और अगर ए 1 ग्राम है और बी कितना है 2 ग्राम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर ये 1 ग्राम है और ये कितना है 2 ग्राम है, तो इसका अमाउंट सबसे कम है, तो सबसे पहले ये कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में, तो सबसे पहले ये खत्म होगा रिएक्शन में क्योंकि इसका अमाउंट सबसे कम है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और जो रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में जिसका अमाउंट ज्यादा होता है लास्ट में कंज्यूम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक एक करके इसको एग्जाम्पल से देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होता है। ठीक, तो यही एग्जांपल ले लेते हैं अपना, H2 रिएक्ट विथ Cl2 एंड प्रोड्यूस 2HCl। ठीक है, ये भी क्या होगा, गैस में होगा, क्या होगा, गैस में होगा। ठीक है, तो इसका स्टोइकियोमेट्री आपको पता है, इसका स्टोइकियोमेट्री यहां पर 1 है, यहां पर भी कितना है 1 है, यहां पर 2 है। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है, इसको यहां पे मैं लिख देता हूं। स्टोइकियोमेट्री कितना है 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 1 है, और इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 2 है। मोल में लिखना चाहिए, यहां पे 1 मोल है, इसका कितने मोल है, ये भी 1 मोल है, और ये कितने मोल है 2 मोल है। ठीक, तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करके तभी चेक करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो स्टोइकियोमेट्री कितना है इसका, ये जो आपका पता होगा रिएक्शन को देख के पता चलेगा, ये 1 मोल H2 है, 1 मोल Cl2 है और 2 मोल HCl है। और आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे यहां पर दे दिया है कि ये अपना 3 मोल है, क्वेश्चन में दिया है कि 3 मोल H2 रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ Cl2। क्वेश्चन में क्या बोल देगा कि 3 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ Cl2। ठीक, फिर पूछेगा कि बताओ फिर HCl कितना बनेगा। अगर आपका ये 3 मोल है H2 और 2 मोल Cl2 है, तो HCl का कितने मोल प्रोड्यूस होंगे रिएक्शन में। तो सबसे पहले जिसका अमाउंट लिमिट में होगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, उसका पता लगाएंगे, और जब वो पता चल जाएगा तो उसी के बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि जो अपना प्रोडक्ट है उसका अमाउंट कितना बनेगा, उसके कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। जब आपको लिमिटिंग रिएजेंट का पता चलेगा तभी बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि रिएक्शन में सबसे पहले वही खत्म होगा, और जितना वो कंज्यूम होगा उतना ही HCl प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पता करना होगा कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक, तो अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं, ये 3 मोल है, ये 2 मोल है, और इसका यहां पर अगर रेशियो देखो तो 1:1 का रेशियो है, और इसका दिया हुआ है 3 मोल और इसका दिया हुआ है 2 मोल। तो इसका मतलब इसका 2 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इनका रेशियो देखो 1:1 का है रेशियो का स्टोइकियोमेट्री, तो इसके 2 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहां पर 1 मोल बच जाएगा, यहां पर इसका
1 मोल लेफ्ट, 1 मोल क्या होगा, बच जाएगा। ठीक, तो अगर यहां पर अब मैं कैलकुलेट करूं कि ऐसे तो देख के पता चल गया होगा इसको देख के ही कि कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है। बाकी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आपका जो गिवन मोल है उसको स्टोइकियोमेट्रिक नंबर से क्या करो, डिवाइड कर दो। स्टोइकियोमेट्रिक जो कॉफिशिएंट है उसे डिवाइड करो। तो गिवन मोल कितना है 3 और स्टोइकियोमेट्रिक नंबर कितना है 1, इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। दूसरा यहां पर कितना है, इसको कैलकुलेट करो। तो इसका 2 मोल है तो गिवन मोल 2 है और स्टोइकियोमेट्रिक नंबर कितना है 1, इसको कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 2। तो जो सबसे छोटा नंबर होगा इसके कैलकुलेशन के बाद गिवन मोल को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो, गिवन मोल को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो, और जो नंबर सबसे छोटा होगा वही होगा अपना लिमिटिंग रीजन। तो यहां पे ये क्या है, स्मॉल वैल्यू है किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। तो इस तरीके से ये वाला जो होगा अपना ये बन जाएगा लिमिटिंग रीजेंट। और जब एक लिमिटिंग रीजेंट होगा तो ये वाला क्या होगा, एक्सेस रीजेंट बन जाएगा, इसको बोल देंगे एक्सेस रीजेंट। तो इस तरीके से हम लोग पता करते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है और कौन सा एक्सेस रीजेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन में ऐसे आपको दोनों का जो रिएक्टेंट होगा दोनों का दिया होगा। ठीक है, कि कितने मोल्स रिएक्ट कर रहा है किसके साथ। अगर ध्यान रखना है, देखो कहां पे लिमिटिंग रीजेंट वाला फंडा कहां पे लगाना होता है, जितने रिएक्टेंट है अगर सबके वैल्यू दिए हैं, सबके मोल दिए हैं, जैसे बोल रहा है कि ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ बी मोल इतना मोल ऑफ ए, तो इसका मतलब उसमें आप पता करना पड़ेगा कौन लिमिटिंग रीजेंट है। लेकिन अगर रिएक्टेंट में केवल एक ही मेंशन है, ऐसे बोले कि 2 मोल ऑफ HCl, ऐसे बोले कि 2 मोल ऑफ Cl2 प्रोड्यूस HCl, H2 के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो इसका मतलब इसी के रिस्पेक्ट में आपको इसका मोल पता करना है। लेकिन अगर दोनों का इंफॉर्मेशन दे देगा तब इसका मतलब पहले आपको चेक करना होगा कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका कि कैलकुलेशन कैसे करना होता है लिमिटिंग रीजन का। कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रीजन कैसे निकालते हैं, तो गिवन मोल को डिवाइड कर देना है किससे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो जो वैल्यू आएगा, ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू होगा वही होगा अपना, जो मिनिमम वैल्यू होगा अपना वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट, वही बन जाएगा अपना लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जैसे यहां पर देता हूं, आप लोग बताना है। H2 रिएक्ट विथ N2 रिएक्ट विथ H2 एंड प्रोड्यूस अमोनिया NH3। N2 रिएक्ट विथ H2 प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है, और यहां पे क्वेश्चन में पहले तो इसको बैलेंस करना होगा, तो इसको बैलेंस कीजिए। यहां पे 2 कर दीजिए क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो यहाँ पर 3 कर दीजिए। तो सबसे पहला काम है रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, तो यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर लिए। तो यहाँ पर अपना स्टोइकियोमेट्रिक कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, ये 1 मोल है, 1 मोल, ये 3 मोल H2 है और 2 मोल अमोनिया है। ये तो स्टोइकियोमेट्री है, ये तो आपको रिएक्शंस को देख के ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि 3 मोल ऑफ, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, क्वेश्चन में बोलेगा कि 3 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 5 मोल ऑफ H2। ठीक है, फिर पूछेगा कि बताओ अपना अमोनिया कितना बनेगा। ठीक, तो बताओ गिवन क्या है, अब यहां पे गिवन लिख लो। गिवन कितना है, 3 मोल अपना N2 है और 5 मोल क्या है अपना H2 है। ये पूछ रहा है कि ये कितना होगा, ये निकालना है आपको। तो सबसे पहले पता करना होगा कि कौन लिमिटिंग रीजेंट है। तो लिमिटिंग रीजेंट निकालने का तरीका ऊपर दिया हुआ है। तो गिवन मोल में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो।
तो गिवन मोल कितना है 3 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री 1। इसमें भी करो, गिवन मोल 5 और स्टोइकियोमेट्री कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो इन दोनों कंपेयर में कौन सा वैल्यू छोटा होगा, ये 3 आएगा और ये 3 से कम आएगा, ये वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो जो वैल्यू मिनिमम होगा, जो वैल्यू मिनिमम होगा वही बनेगा अपना लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये क्या बनेगा, जो अपना H2 है ये बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और ये जो N2 है ये बन जाएगा एक्सेस रिएजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका मोल कैलकुलेट करोगे वो H2 के बेसिस पे, इसके बेस पे आप इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करो, तो कैसे निकालोगे, यहां पे देखो, इस रिएक्शन को देख के मैं क्या बोल सकता हूं कि 3 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो 1 मोल H2 से कितना प्रोड्यूस होगा, 2/3 मोल। लेकिन हमको निकालना है कितने के लिए, 5 मोल के लिए। क्वेश्चन में पूछा है कि 5 मोल से कितना बनेगा, तो यहां पे आप निकालो 5 मोल से, 5 मोल ऑफ H2 कितना प्रोड्यूस करेगा, तो यहां पे 2/3 इंटू में 5। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा वही अपना बन जाएगा मोल्स ऑफ अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो यहां पे इसको ऐसे लिख लो 10 डिवाइड बाई 3, इतने मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा, NH3 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कब निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट, कब नहीं निकालना है। तो जब रिएजेंट का जानकारी दिया हो, एक से ज्यादा रिएजेंट का जानकारी दिया हो, क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिएजेंट की जानकारी दिया है, तो वहां भी आपको क्या करना, पहले पता करना होगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अगर केवल एक सिंगल का बात कर रहा है तो उसी के बेस पे आपको प्रोडक्ट में जो भी अमाउंट कैलकुलेट करना है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो कॉन्सेप्ट को इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि H2 है, Cl2 के साथ कंबाइन हो रहा है, 2HCl बना रहा है, और क्वेश्चन में कैसे लिखेगा, बोलेगा कि 3 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ Cl2। ठीक है, 3 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ Cl2 और फाइंड HCl, लास्ट में बोल देगा फाइंड HCl, मोल्स ऑफ HCl ऐसे लिख दो, मोल्स ऑफ। ठीक, तो इसमें देखो केवल एक रिएजेंट की जानकारी दिया हुआ है, तो यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट नहीं लगाना, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट का कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे बोल दे, ठीक, क्या बोल दे, क्वेश्चन में क्या बोल दे कि 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ 5 मोल ऑफ Cl2, फाइंड मोल्स ऑफ HCl। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है कि 2 मोल H2 का और 5 मोल Cl2 का है, तो बताओ HCl क्या होगा। अब यहां पे दोनों का इंफॉर्मेशन दे दिया है, H2 का भी Cl2 का भी, तो पहले चेक करना होगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, फिर जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहां पर केवल एक का इंफॉर्मेशन है, तो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसी के बेसिस पर लिमिटिंग रिएजेंट का कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसका निकालना भी हो तो कैसे निकालोगे, बताओ। इसको, इसके स्टोइकियोमेट्री देखो कितना है, 1 है, तो क्या बोलूंगा कि 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल HCl। तो यहां मेरे से बोला है 3 मोल से, तो 3 मोल से कितना हो जाएगा, 3 मोल अगर रहेगा H2 का, तो क्या कर दोगे 2 इंटू में 6 मोल ऑफ H2, 2 इंटू में 3,
3 मोल ऑफ H2O HCl। ठीक है, और इसमें पहले लिमिटिंग रीजन चेक करेंगे कौन सा लिमिटिंग रीजन है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि लिमिटिंग रीजन क्या होता है, इसका जो थ्योरी है। सो पहला स्टेप क्या होता है, डिवाइड गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बाय द रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट, उसके रिएक्टेंट के कोफिशिएंट से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से गिवन मोल में डिवाइड कर दो। फिर दूसरा काम क्या करना है, सी दैट द विच रिएजेंट इज डिवीजन कम टू द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो जो मिनिमम रहेगा, सो द रिएक्टेंट हैविंग द मिनिमम वैल्यू इज लिमिटिंग रीजन, जो वैल्यू सबसे छोटा रहेगा वही बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ इफ वी हैव द फाउंड लिमिटिंग रिएजेंट, देन आवर फोकस शुड बी ऑन लिमिटिंग रीजन टू फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। फिर जब लिमिटिंग रीजन पता चल जाएगा तो उसी के बेसिस पर आपको फिर कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट का जो भी इंफॉर्मेशन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कहां पे कैलकुलेट, कहां पे लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करो, बताना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूं, दो ही है, इन दोनों में से O2 अगर होगा तो लिख देना A, और अगर NH3 होगा तो लिख देना B। बताओ, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम है मोल कैलकुलेट करना, अमोनिया का और H2 का मास दिया हुआ है तो मोल कैलकुलेट करो। सो निकालो मोल्स ऑफ पहले अमोनिया का निकाल लो, NH3 का। तो कैसे निकालोगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है अमोनिया का, 17। नेक्स्ट है, ये हो गया मोल्स ऑफ NH3, और अगला निकालना है आपको मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2। तो इसका मास कितना दिया हुआ है 3.5, और O2 का मास कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वाला आता है 0.191, और ये जो वैल्यू आता है ये आता है 0.109। ठीक है, अब इनका मोल पता चल गया, अब इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दो। ठीक, तो पहले वाले के लिए यहां पर करो, तो गिवन मोल 0.91 डिवाइड बाई 0.191 डिवाइड बाई 4। ठीक, दूसरा है 0.109 डिवाइड बाई 5। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो पता चल जाएगा, जो छोटा वैल्यू होगा वो हो जाएगा। ठीक, तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.047, और ये वाला वैल्यू आता है 0.021। तो जो वैल्यू छोटा होगा वही होगा अपना, ये क्या स्मॉल वैल्यू है, किसके कंपेयर में, ऊपर वाले कंपेयर में क्या होगा, छोटा वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा, जो O2 है वो क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो O2 है ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग।
सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखो और उसके बाद बैलेंस करो, फिर उसके बाद कैलकुलेट करो। चलो ठीक है। So BaCl2 0.5 mole of BaCl2 react with mixed with 0.2 moles of sodium phosphate. The minimum amount of बेरियम फॉस्फेट दैट कैन बी फॉर्म इज, कितना बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखो। BaCl2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम फॉस्फेट के साथ, Na2PO4 क्या प्रोड्यूस करेगा, NaCl, और क्या यहाँ प्रोड्यूस होगा, बेरियम फॉस्फेट PO4 का ट्वाइस। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा। ठीक, अब इसको बैलेंस करना है। तो बेरियम देखो वहां पर कितना है, 2 है, 3 है, तो यहां पर भी 3 कर दो। सोडियम को बैलेंस करना है। ठीक है, यहां पे देखो फास्फोरस, अच्छा यहां पर 3 होगा ना, यहां पर 3 होगा। ठीक, तो वहां पर 2 है तो यहाँ पे 2 कर दो। यहाँ पर फास्फोरस कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी 2 कर दो। और यहाँ पे सोडियम कितने हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ पे भी 6 कर दो। तो अब ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब जब एक बार रिएक्शन बैलेंस हो गया तो अब जो इसके मोल्स दिए हैं उसको लिखो। गिवन मोल्स जो दिए हैं, कितना दिया है 0.5, और इसका कितना दिया हुआ है 0.2 मोल दिया हुआ है। ठीक है, 0.5 मोल और ये कितना 0.2 मोल। तो सबसे पहला काम क्या होगा, गिवन मोल को डिवाइड करो स्टोइकियोमेट्रिक नंबर से, 3 से डिवाइड करो, और इसको डिवाइड करो 0.2 को डिवाइड करो 2 से डिवाइड करो। ठीक, तो देखो कौन सा वैल्यू छोटा आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये आता है 0.16 और ये आता है 0.1, तो ये वैल्यू छोटा है, मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू है तो ये क्या बन जाएगा अपना, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये बन गया, तो इसके बेसिस पर कैलकुलेट करो बेरियम फॉस्फेट का मास। मोल, मोल पूछा है ना, अच्छा अमाउंट पूछा है तो कैलकुलेट करो मैक्सिमम अमाउंट, हाँ मोल में ही। ट्राई करो। तो यहां पे इस रिएक्शन को देखो, क्या बोल सकता हूं कि 2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट। ठीक है, तो 1 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा, 1/2, 1/2 मोल। लेकिन हमसे कितने सा पूछा है, 0.2 से, 0.2 से कितना प्रोड्यूस होगा। तो देखो यहां पे निकालो 0.2 मोल से फिर कितना प्रोड्यूस होगा, 1/2 इंटू में 0.2, तो इसको कैलकुलेट करो कि कितना आएगा, 0.1 मोल। तो 0.1 मोल प्रोड्यूस होगा अपना बेरियम फॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इग्निटेड विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखो, फिर उसके बाद मोल निकालो, और मोल निकालने के बाद पता करो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और जब लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा तो उसके बेसिस पर कितना मोल्स प्रोड्यूस होगा वाटर, और वाटर का मोल निकल जाएगा तो फिर पता चल जाएगा कि कितने मोल्स, कितना अमाउंट होगा पानी का। तो रिएक्शन लिखो, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस वाटर। तो यहां पर बैलेंस कर दो,
यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो पहले बैलेंस कर लिए। अब यहाँ पे मोल कैलकुलेट करो। तो H2 का देखो यहाँ पर ये कितना है 4, निकालो। तो ये हो गया 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम से निकालोगे तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो H2 का मोलर मास कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, ये 2 मोल आ जाएगा। और यहाँ पर गिवन मास 4, मोलर मास O2 का कितना होता है 32, तो 1/8 मोल आ जाएगा इसका। तो मोल निकल गया। अब मोल निकल गया तो स्टोइकियोमेट्री नंबर से डिवाइड करो। डिवाइड करो सब लोग। तो ये डिवाइड करो 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 1, और 1/8 डिवाइड बाई 1, 1/8, ये इतना नंबर आ जाएगा। ये वैल्यू छोटा है, मिनिमम वैल्यू है, तो ये क्या बन जाएगा अपना लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये क्या बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया तो इसके बेसिस पर H2O कितना प्रोड्यूस होगा इसको कैलकुलेट करो। ठीक, तो स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन देखो, यहां पर 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, 1 मोल O2 से 2 मोल H2O बन रहा है, 2 मोल H2O प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, हमसे कितने का पूछ रहा है 1/8 का। तो 1/8 से कितना प्रोड्यूस होगा H2O, तो 2 इंटू में 1/8 कितना हो जाएगा 1/4 मोल ऑफ H2O। ठीक, तो अब मोल पता चल गया तो मास निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस। तो क्या होता है मोल का फार्मूला, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोलर मास। तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, मोल कितना है 1/4, मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4.5 ग्राम आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे लोग का कि परसेंटेज यील्ड क्या होता है। ठीक है, सो इन मेनी केसेस द एक्चुअल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड। ठीक है, तो देखो बहुत सारे जो रिएक्शन होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम लोग कॉपी पेन पे खुद से कैलकुलेट किए रहे एग्जैक्ट वही एक्सपेरिमेंट करने पर आ जाए। लैब में करने गए तो आना चाहिए था 10 ग्राम और आया 5 ग्राम। ठीक है, तो उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज यील्ड में निकालते हैं कि कितना आया। ठीक है, उसी को बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया, उसी को हम लोग परसेंटेज यील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल से देखें, जैसे ये अपना ए और बी है। ठीक है, इन्होंने रिएक्शन किया, सी बनाया। ठीक, और जो सी बना, ठीक है, ये बना 40 ग्राम। कितना बना 40 ग्राम बना। ठीक है, तो ये जो 40 ग्राम जो बना ये थ्योरेटिकली जब हम लोग कॉपी पेन पे खुद से कैलकुलेट किए तो पता चला कि 40 ग्राम बनना चाहिए। तो ये आपका आ गया थ्योरेटिकल वैल्यू, इतना बनना चाहिए, बनना चाहिए था, इतना बनना चाहिए था। लेकिन जब कैलकुलेट किए, जब हम लोग लैब में करने गए इस रिएक्शन को, पता चला 20 ग्राम ही मिला। ठीक है, एक्चुअली में जब देखा गया एक्सपेरिमेंट करके लैब में तो आया 20 ग्राम। तो ये 20 ग्राम जो होगा इसको बोलेंगे ये है हमारा एक्चुअल यील्ड। ठीक है, ये है एक्चुअल यील्ड। ठीक है, इतना बना, इतना बना, बनना चाहिए था कितना 40 ग्राम थ्योरेटिकली, और बना कितना
20 ग्राम। तो अब यहां से अगर आपको परसेंटेज यील्ड निकालना है, परसेंटेज यील्ड निकालना है, ठीक है, तो थ्योरेटिकल यील्ड जो है आपका टोटल जितना बनना चाहिए था और जितना एक्चुअली में बना उससे डिवाइड कर दीजिए, 40 डिवाइड बाई 20 और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये अपना कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करो, तो इसको कैलकुलेट करने पर अपना एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगा 50, ठीक है। तो यहां पर सॉरी इसको नीचे रहेगा ना, ये एक्चुअली जो अपना एक्चुअल यील्ड है इसको ऊपर रखो और जो अपना थ्योरेटिकल है इसको नीचे रखो, ठीक है। फिर आएगा थ्योरेटिकल जो है उसको नीचे रखो टोटल, और जितना आया है उसको ऊपर रखो एक्चुअल यील्ड। तो फिर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अपना कट के आ जाएगा 50%। तो 50% का यील्ड मिला, मिलना चाहिए था 40 और मिला केवल 20, तो कितने का यील्ड मिला, 50% का। तो वही चीज यहाँ पर फार्मूले में लिखा गया है कि परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय में थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है, और इनटू में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अपना परसेंटेज यील्ड का फार्मूला हो जाएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन 0.5 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक, इतना प्रोडक्ट बना, द मैक्सिमम कैलकुलेटेड यील्ड इज 1.6 ग्राम। कॉपी में कैलकुलेट करके देखे थे तो पता चला था कि 1.6 ग्राम बनना चाहिए था, लेकिन बना कितना, प्रैक्टिकली जब लैब में किए तो पता चला 0.5 ग्राम बना, ठीक है। द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन विल बी, कैसे निकालोगे तब, परसेंटेज यील्ड एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू में 100। तो यहाँ पर 0.5 एक्चुअल डिवाइड बाय 1.6 जो रियल था, मतलब जो अपना थ्योरेटिकल था, और इनटू में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 31.25% इसका परसेंटेज यील्ड आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। इसको ट्राई कीजिए, बताइए कि कितना होगा परसेंटेज यील्ड। ठीक, तो यहां पर देखिए फॉर ए रिएक्शन 2x इतना दे दिया है, इनिशियली इतना मोल, सब देखो यहां पर सब रिएजेंट का मोल दे दिया है, ध्यान से देखो, इसका भी मोल दिया है, इसका भी मोल दिया है, इसका भी मोल दिया है। तो टेकन तो बोल रहा है कि इतना मोल ऑफ W इज ऑब्टेन, देन लैब में इतना मिला, जब प्रैक्टिकल किया गया तो एक्चुअल यील्ड इतना मिला, ठीक है। तो बोल रहा है परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, तो इसका मतलब हमको थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन लिखो 2x प्लस में 3y और प्लस में 4z, कितना बनना है 5w, ठीक। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री सबका पता है, 2 3 4 इनके मोल दिए हुए हैं, कितना मोल है, यहाँ पर ये 1 मोल है, ये कितना है अपना 3 मोल है, और अपना y वाला कितना है 1 मोल ऑफ x, 3 मोल ऑफ y एंड 4 मोल ऑफ z, और ये कितना है 4 मोल है। इनके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो 1/2 और ये 3/3 और ये 4/4। तो छोटा वैल्यू ये वाला होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपना लिमिटिंग रीजन। तो जो x है वो क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रीजन। तो इसका जो मोल निकालेंगे किसके बेसिस पे निकालेंगे, x के बेसिस पे। तो यहां पर पहले क्या लिखेंगे कि 2 मोल ऑफ x, 2 मोल ऑफ x से प्रोड्यूस हो रहा है 5 मोल ऑफ W, 5 मोल ऑफ W बन रहा है, ठीक है। और 1 मोल से अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 मोल ऑफ W। लेकिन क्वेश्चन में हमको कितने मोल के लिए निकालना है, 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए भी निकालेंगे तो उतना ही होगा, ये 1 मोल के लिए उतना ही आएगा, कितना आएगा ये 2.5 मोल ऑफ W। तो ये हमारा पता चल गया थ्योरेटिकल यील्ड 2.5, और क्वेश्चन में 1.5 बोला है कि एक्चुअली में मिला। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे, कैसे निकालना है परसेंटेज यील्ड, कैसे निकालना है, एक्चुअल यील्ड कितना है 1.25, और यहां पर जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो कितना है 2.5 इंटू में 100। तो इसको कैलकुलेट करोगे जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा अपना
फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 50% आता है, ये 50% आता है, तो इस तरीके से 50% वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 50%। ठीक है, तो जब ज्यादा सबका इंफॉर्मेशन दिया हो रिएक्टेंट का तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट लगाना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म किसको बोलते हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, तो एक बार इसका रिवीजन कर लें। तो पहला आता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम लोग W/W लिखते हैं शॉर्ट में। कैसे निकालते हैं, अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज W/W निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, देखो यहाँ पे V/V शॉर्ट में लिखते हैं, और परसेंटेज V/V कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से डिवाइड कर दो तो अपना निकल के आ जाएगा इनटू में 100, तो वॉल्यूम परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो मास वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालोगे, इसको शॉर्ट में हम लोग परसेंटेज W/V लिखते हैं। तो ऊपर जो लिखा है वो सॉल्यूट का हो गया और नीचे जो लिखा है वो सॉल्यूशन का हो गया, तो मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100। तो ये ग्राम में, ये लीटर में कैलकुलेट करोगे परसेंटेज, तो यहां से अपना मास वॉल्यूम परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको, इस फार्मूले को आप लोग ध्यान से याद ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो सबसे पहले हम लोग कर क्या रहे हैं, ये सॉल्यूशन जैसे है, एक कंटेनर है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग एक सॉल्यूट ऐड किए हैं। ठीक है, और इसमें ऐड कर दिए हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे कुछ मोल्स ए के हैं और कुछ मोल सॉल्वेंट बी के हैं। ठीक है, तो इनके मिक्सिंग से बना सॉल्यूशन। तो उसी में हमको सॉल्यूशन में ही कंपोजिशन निकालना है, मास के टर्म में, वो वॉल्यूम के टर्म में, और मास बाय वॉल्यूम के टर्म में। तो इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हमको मोल फ्रैक्शन बोले कि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो हमको पता है सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्यूट के कुछ क्या होंगे, मोल्स होंगे, और सॉल्वेंट के कुछ मोल्स होंगे। ठीक, सो इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, 2 कंपोनेंट होगा तो 2 कंपोनेंट का यूज करेंगे, 3 कंपोनेंट सिस्टम होगा मतलब 3 कंपोनेंट मिक्स किए रहेंगे, 4 कंपोनेंट के लिए 4 कंपोनेंट का यूज कर लेंगे। ठीक है, सो इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, जैसे अपना सॉल्यूट है ए, उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग एक्स से या इसी को काई ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, काई ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स से भी, एक्स ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मुझे एक्स ए सॉल्यूट का निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को ऊपर लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। और जितने भी कंपोनेंट है उनके जितने भी मोल्स हैं, टोटल मोल्स से डिवाइड कर दोगे तो अपना निकल के आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब जैसे यहाँ पे जो अपना सॉल्वेंट है, इसका बोल दो अगर कि इसके जो मोल्स हैं वो Na मोल्स हैं, और ये जो सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के Nb मोल्स हैं। तो इस तरीके से हम लोग, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ इन द सॉल्यूशन। तो कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी दोनों के जो टोटल मोल्स होंगे उसको डिवाइड कर दो। उसी प्रकार बी से निकालोगे, मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, तो Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। और ध्यान रखना है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, ध्यान रखना है कि जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं और सब कंपोनेंट के अपने मोल फ्रैक्शन होंगे, उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, 1 यूनिटी के बराबर। तो अगर हम XA और XB के मोल्स निकालें और इसका सम करें XA प्लस में XB, तो ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर होगा। वही बात लिखा है, द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पे क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कैलकुलेट कीजिए द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन ए मिक्सर कंटेनिंग 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
तो आपको नाइट्रोजन का निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो एक एक करके सबका मोल कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो मोल्स ऑफ N2, नाइट्रोजन कितना है 56, 28 डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 मोल्स आएगा। मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा 96 गिवन मोल डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है 32, कितना आ जाएगा 3 टाइम्स आएगा। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 डिवाइड बाय 44 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स, मतलब मोल्स ऑफ N2 प्लस में मोल्स ऑफ O2 प्लस में मोल्स ऑफ CO2। तो यहां पे रख दो 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 प्लस 1, तो 2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो ये अपना मोल फ्रैक्शन N2 का निकल के आ जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये अपना 0.33, तो मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.33। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और मोलैरिटी की बात करते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किससे, मोलैरिटी से। ठीक है, सो इट इज डिनोटेड बाय एम, इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलैरिटी कैपिटल एम इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं किसमें, ml में, तो ऐसे भी लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम किसमें हो गया अब, ml में, यहां पे किसमें था, लीटर में था। ठीक, और इसको और भी ओपन करना चाहते हैं तो इसको ओपन करके लिख सकते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोल्स को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, इन ml। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आप ध्यान रख सकते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर इसका यूनिट होता है, ऊपर मोल नीचे क्या है लीटर वॉल्यूम, तो मोल पर लीटर इसका यूनिट होता है। मोलैरिटी इज द यूनिट दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो ध्यान रखना है, जो मोलैरिटी होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, और जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये जो मोलैरिटी होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। और अगर हम क्या करते हैं कि दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। ठीक है, 2 सॉल्यूशन है, तो दोनों सॉल्यूशन को अगर मिक्स करूं मैं, तो पहले डाइल्यूट करता हूं। तो मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट देखें, तो अगर जैसे कि एक अपना सॉल्यूशन था और उसका इनिशियल में कुछ कॉन्सेंट्रेशन था M1V1, और उसके बाद मैंने उसको डाइल्यूट कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज लिखा है कि इफ ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम V1 एंड मोलैरिटी M1 हो, इज डाइल्यूटेड टू V2, उसको डाइल्यूट करके V2 में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो फॉर्मूला इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि M2 कितना होगा, तो M1V1 इक्वल टू में M2V2। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और M2 जो हो जाएगा वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं निकालना कि M2 कितना होगा, तो यहाँ पर क्या करोगे, V2 को डिवाइड कर दो M1V1 डिवाइड बाय में V2, यहाँ पे M2 रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलैरिटी आ जाएगा। ये डाइल्यूशन वाला केस हो गया, ये डाइल्यूशन वाला। ठीक है, अब अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 मिक्सर है, जैसे दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है उसका मोलैरिटी M1 और उसका वॉल्यूम V1 है, दूसरा सॉल्यूशन है उसका मोलैरिटी M2
और उसका जो वॉल्यूम है वो V2 है। अब दोनों के एक ही मिक्सर में अगर हम लोग मिक्स कर दें तो फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं मिक्सिंग का, जो मिक्सर का जो सॉल्यूशन का जो मोलरिटी होगा। इफ ए सॉल्यूशन हैविंग द वॉल्यूम V1 एंड मोलरिटी M1 इज मिक्स्ड विद द another solution of same solute having the solution V2 and मोलरिटी M2, देन M1 V1 प्लस में M2 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा MR, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 प्लस में V2। MR मतलब रिजल्टेंट मोलरिटी, इसको इस तरीके से MR मतलब रिजल्टेंट, मिक्सर का मतलब M मिक्सिंग, जो मिक्सर बनेगा मिक्सर का ये अपना मोलरिटी होगा। तो क्या करोगे M1 V1 प्लस में M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा अपना मोलरिटी ऑफ द मिक्सर, जो मिक्सर का मोलरिटी होगा उसको इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। और ये V2 क्या हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ मिक्सर, जो मिक्सर का जो वॉल्यूम होगा उसको आप यहाँ पे रख सकते हो, या तो अगर दोनों का अलग अलग दिया है दोनों को जोड़ के फिर यहाँ पर V1 प्लस V2 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो एक मोलरिटी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि 20.6 ग्राम ऑफ NaBr इज डिजॉल्व इन द 500 ml ऑफ सॉल्यूशन दैट इज मोलरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलरिटी, तो सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है कितना होता है 23 होता है, और ब्रोमीन का जो होता है वो होता है अपना 80। ठीक है, तो यहां से अब आप कैलकुलेट कर सकते हो मोलरिटी क्या हो जाएगा। तो यहां पर कैपिटल M निकालना है, तो गिवन मास 20.6 डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास कितना हो जाएगा 103, कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर वॉल्यूम, और ये अपना यहां पर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 ml, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.4 आता है, 0.4 आता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर हम लोग जो मोलैलिटी होता है ध्यान रखना है कि जो अपना मोलैलिटी होता है इसको 1 kg के सॉल्वेंट में कितना मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट को उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट। ठीक है, और वो भी मास के टर्म में, वॉल्यूम नहीं मास के टर्म में, इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक, तो यहां पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में, अगर मैं ग्राम में लिखना चाहूं तो यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में। ठीक है, तो ये अपना बन जाएगा मोलैलिटी। ठीक, यूनिट क्या होगा मोलैलिटी का, मोल क्या हो जाएगा, मोल डिवाइड बाय केजी। मोलैलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो जो मोलैलिटी होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, क्यों, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं है, फॉर्मूले में कहीं भी वॉल्यूम नहीं है, तो यहाँ पर ये टेम्परेचर के चेंज होने के साथ इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, लेकिन मोलैलिटी का जो वैल्यू होता है वो टेम्परेचर के चेंज होने के साथ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्या है यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम क्या होता है। तो इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 मिलियन में पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो 1 मिलियन के पार्ट में, ठीक है, सॉल्यूट के कितने पार्ट प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं पीपीएम में। ठीक है, ऐसा कोई केस जहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, तो ऐसे केस में हम लोग पीपीएम का यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। जो बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं वहां पर हम लोग पीपीएम का यूज करते हैं, सच एज द हार्डनेस ऑफ वाटर, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन में ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पीपीएम का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर पीपीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पीपीएम का फार्मूला क्या हो जाएगा, पीपीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा,
नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ, यहां पे लिख दो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या हो जाएगा 100, इनटू में 10 पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पीपीएम की बात कर रहे हैं मिलियन, तो 1 मिलियन में 10 पावर 6, तो यहाँ पर 10 पावर 6 से, परसेंटेज की बात करते हैं तो 100 से, मिलियन की बात कर रहे हैं तो 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना पीपीएम। और यहाँ पर देखिए ये कुछ फार्मूले हैं, तो आपको ये फार्मूले ध्यान रखना है। ठीक है, ये फार्मूले डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखते हो, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, तो ये शॉर्टकट फार्मूले हैं। मोलरिटी का फार्मूला एम इक्वल टू में 10 इंटू में परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। ठीक है, और इसको आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, 10 इंटू में परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू में डी। ठीक है, ये डेंसिटी है, और इसको आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। मोलरिटी और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के बीच में भी रिलेशन याद रखना है। एम इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू में 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, और स्मॉल एम। और देखो ये मोलरिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन है, तो 1000 इंटू में एम डिवाइड बाई 1000 माइनस में कैपिटल एम इंटू में एम सॉल्यूट। तो इस तरीके से यहाँ पे कैपिटल एम क्या है, एम स्मॉल एम क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये स्मॉल एम होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये स्मॉल एम होगा, मोलैलिटी, डेंसिटी डी हो गया, और एम सॉल्वेंट क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, एम सॉल्यूट क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, एक्स सॉल्यूट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और एक्स सॉल्वेंट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ 60% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू H2SO4, और H2SO4 का डेंसिटी दिया हुआ है। तो अभी ये जो पीछे फार्मूला बताया हूं इसका यूज करना है। ठीक है, और इसमें ये वाला जो फार्मूला है इसका यूज करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मोलैरिटी निकालना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पीछे देखिए यहां पर कैपिटल एम इक्वल टू 10 इंटू में डी इंटू में क्या हो जाएगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट, और डिवाइड बाई कितना कर देंगे, यहाँ पर कितना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो इसमें डेटा रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 10, डेंसिटी दिया हुआ है 1.96, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दिया हुआ है 60, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, H2SO4 का कितना होता है 98। इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 12 मोलर। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये आपका नीट 2024 में आया था। तो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20 एक्वस सॉल्यूशन, तो मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना है इन द टर्म ऑफ मोलरिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1000 और डिवाइड में वॉल्यूम इन ml। तो मोलरिटी यहां पर दिया हुआ है कितना है 1/20, तो 1/20 दिया हुआ है मोलरिटी। W निकालना ही है, ग्लूकोज जो अपना सॉल्यूट है उसको निकालना है। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है कितना 180, तो यहां पे रख दीजिए 180, ये हो जाएगा 1000, और वॉल्यूम कितना है 250 है। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, W कैलकुलेट कर लोगे,
तो यहाँ पे 120 इंटू में 250, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 20 इंटू में 1000, ठीक। तो इसको आपको सॉल्व करना है और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये अपना आता है 2.25 ग्राम, ठीक। तो इस तरीके से अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए ठीक है, बहुत अभी और भी क्वेश्चन है तो उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो बाकी फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो ये रिवीजन टाइप का है, आप लोग घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, ढेर सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, सबको बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, टाटा बाय बाय।